Hello students of class 9th and 10th. I am Nazia Khan. Let's start with biology, and today we will discuss about cell, the unit of life. And today we will discuss about the unit of life. So what we will study? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? What is a cell? Discovery of cell, cell theory, shell shape and size. So next is what is a cell? Cell क्या होता है? तो it is the fundamental structure and functional unit of living being. Means जो cell है वो क्या है? Fundamental structure है living being का. वो कैसे है? अब जैसे कि ये क्या है, एक फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ. जैसे ये क्या है? बिल्डिंग. अब हमें बिल्डिंग का एक फंडामेंटल्स यूनिट निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? अब बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स में क्या होंगे? फ्लोर्स होंगे. अब फ्लोर्स में बहुत सारे क्या होंगे? रूम होंगे. रूम में क्या होंगे? देखा जाए तो वॉल होंगे, और वो वॉल किस चीज से बनी होगी? ब्रिक से बनी होगी. तो बिल्डिंग का फंडामेंटल यूनिट्स क्या होगा? हमारा ब्रिक. इफ अब हम यही फंडामेंटल यूनिट्स ह्यूमन बॉडी पर अप्लाई करें तो ह्यूमन बॉडी में क्या होंगे? पहले बहुत सारे वेरियस सिस्टम होंगे, और वो वेरियस सिस्टम किससे बने होंगे? ऑर्गन से. ऑर्गन किस चीज से बने होंगे? टिश्यू से. और टिश्यू किससे बने होंगे? सेल से. तो सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. कोई भी लिविंग बीइंग का जो फंडामेंटल यूनिट क्या होगा? हमारा सेल्स होगा. फिर एवरी सेल हैज इट्स ओन लाइफ. तो सेल जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं सस्टेन करने के लिए. ये अपने आप में लिविंग है. ये सेल सारी चीज कर सकते हैं जो एक लिविंग बीइंग कर सकता है, जैसे रिप्रोड्यूस करना, एक्सक्रीट करना, रेस्पिरेशन करना. तो सेल अपने आप में क्या है? जिंदा है. इनकी खुद की लाइफ है, खुद की लाइफ है. जैसे ह्यूमन बॉडी किससे बनी होती है? ऑर्गन से. इसी तरह सेल्स भी ऑर्गन से बने होते हैं, और उस ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं? हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं. तो ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट लाइफ एज अ सिंगल सेल्स. तो जितने भी लिविंग बीइंग्स है या ऑर्गेनिज्म है, उनकी लाइफ कैसे स्टार्ट होती है? एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है. जैसे मान लीजिए टाइगर है, जिराफ है, ह्यूमन बॉडी या ट्री है. तो इन चारों ने जब अपनी लाइफ स्टार्ट की होगी तो कहाँ से की होगी? एक सिंगल सेल से स्टार्ट होगी. और हर एक लाइफ की स्टार्टिंग सिंगल सेल से होती है. तो नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ सेल्स. The cell was first discovered by Robert Hooke in 1665. Robert Hooke built a microscope using two lenses which had a magnification of 50x. Such microscopes were later known as compound microscope. The ordinary compound microscope could magnify up to maximum of 2000 times. The electron microscope could magnify up to 2 lakhs times. Use beam of electrons which are bent by magnet. Means सेल को डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में. इस तरह से जैसे कि आपको मैं डायग्राम्स में दिखाती हूँ. ये है, तो इस तरह से दिखाई दिया था. तो इसमें ये जो आप ये कॉम्ब है, ये जैसे हनी बी का कॉम्ब की तरह स्ट्रक्चर था. इसमें जितने भी एम्प्टी स्पेस हैं उन्होंने इसको क्या नाम दिया? सेल्स दिया. तो ये माइक्रोस्कोप यूज किए थे. इसमें 2 लेंस होते और उन्होंने ये माइक्रोस्कोप यूज किया था स्ट्रक्चर देखने के लिए सेल्स का. तो इसमें 2 लेंस थे, और इस माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन था, चीजों को बड़ा करने की ताकत, वो 50x टाइम था. कितनी टाइम्स था? 50x टाइम. इसको इसी के बाद में बोला गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप. मतलब इसी कंपाउंड को क्या बोला गया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ये है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो ये आज के माइक्रोस्कोप है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और ये काफी पावरफुल है, जो उस टाइम रॉबर्ट हुक ने देखा था. और ये वाला कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, रॉबर्ट हुक ने इस माइक्रोस्कोप से देखा था. और ये वाला कंपाउंड क्या है?
ये इस माइक्रोस्कोप को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, उससे ज़्यादा पावरफुल है ये। इसकी मैग्निफिकेशन जो होता है 2000 टाइम्स तक चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, और जो रॉबर्ट हुक ने यूज़ किया था वो 50x टाइम्स चीज़ों को मैग्नीफाई किया था। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 2 लाख टाइम तक चीज़ों को मैग्नीफाई कर देता है। कितने टाइम्स तक? 2 लाख टाइम्स तक चीज़ों को क्या कर देता है? मैग्नीफाई कर देता है। मतलब इसकी मतलब जो भी चीज़ों की बड़ी करने की ताकत होती है उसमें कितनी टाइम्स होती है? 2 लाख टाइम्स। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लेंस का यूज़ होता था और ये लाइट को बेंड कर देता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लेंस का यूज़ नहीं है। इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं, लाइट बेंड होती है मैग्नेट की वजह से। फिर नेक्स्ट इज सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में मेनली 3 पॉइंट्स हैं। द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। The cell is the unit of functions of all living things. तो all cells arise from pre-existing cells. तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है हर लिविंग थिंग्स का, मतलब जो भी फंक्शंस होते हैं उसकी बेसिक यूनिट्स भी सेल्स होती है। जैसे कि आई, हार्ट, स्किन, डाइजेस्ट, सब की क्या है? सेल्स अलग हैं। आई के सेल्स अलग हैं, हार्ट के सेल्स अलग है, स्किन के सेल्स अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल्स क्या है? अलग है। तो सबके डिफरेंट फंक्शंस हैं। क्यों डिफरेंट फंक्शन है? बिकॉज ऑफ सबके सेल्स क्या है? अलग अलग सेल्स हैं। तो एक सिंगल सेल से डिफरेंट टाइप्स के सेल्स बन जाते हैं। तो स्टार्टिंग सिंगल सेल से ही होती है, बाद में ये सारे सेल्स अपने अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग अलग अलग स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। पहले की जो ये 2 पॉइंट हैं, इन कौन सा साइंटिस्ट ने दिया था? श्लीडन एंड शेवॉन ने। जो लास्ट पॉइंट वृषो ने दिया था, लास्ट पॉइंट वृषो ने क्या कहा था? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मीन्स कि जो वैसे स्टार्टिंग जो होती है लाइफ की वो सिंगल सेल से होती है। जैसे 1 से 2 बनते, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह ये डिवाइड होते होते ट्रिलियन ऑफ सेल्स बन जाते हैं, फिर पूरी ह्यूमन बॉडी बन जाती है। बट ये सेल्स निकल कहाँ से रहे? ये जो सेल्स बन रहे हैं ये कैसे बन रहे हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में हमेशा न्यू सेल्स क्या है? बनते रहते हैं और पुराने सेल्स डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। तो न्यू सेल्स कहाँ से बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मीन्स लिविंग सेल्स जो होते हैं वो लिविंग सेल से ही प्रोड्यूस होते हैं। फिर नेक्स्ट इज वेराइटी ऑफ सेल्स। वेराइटी ऑफ सेल्स फर्स्ट क्या है? सिंगल सेल। एग्जाम्पल इज बैक्टीरिया एंड अमीबा। जो बैक्टीरिया और अमीबा है वो हमारे सिंगल सेल से बने हैं। फिर है फ्यू सेल्स, वॉल्वॉक्स, मल्टी सेल, ह्यूमन बॉडी, मैंगो ट्री, जो भी लिविंग बींग्स हो गए। स्मॉलेस्ट सेल्स बैक्टीरिया, लॉन्गेस्ट सेल्स नर्व सेल्स, लार्जेस्ट सेल्स ऑस्ट्रिच एग। तो सेल्स जनरली stay small in size, that so different regions of a cell can communicate with each other rapidly for the cells to function effectively. So next topic is cell shape to suit functions requirement. Means जैसे कि nerve cells are long to conduct impulse from distant part of body to brain and vice versa. Muscle cells are long and contractile to pull or squeeze the parts. And red blood cells are circular and biconcave to pass through narrow capillaries and transport oxygen. Means जैसे मसल सेल्स का फंक्शंस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करना। उसी हिसाब से ये उसका शेप क्या हो गया है? ये लॉन्ग है। फिर जैसे अगर हम ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो ब्लड सेल्स सर्कुलर होते हैं और बाइकॉन्केव हैं। ये क्यों है ऐसे? क्योंकि इनकी जो ब्लड वेसल्स में से
जो ब्लड सेल्स निकलना होता है, जब ये गोल होंगे तभी निकल पाएंगे, अदरवाइज ये नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए कैसे होते, ये सर्कुलर होते। जो ब्लड वेसल्स होते हैं बहुत ही फाइन होता है, अगर ये सर्कुलर शेप में नहीं होंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी निकलने में। फिर जैसे नेक्स्ट ये ब्रेन को अब आपके हेड से टो तक कोई मैसेज पहुंचाना होगा, तो कैसे पहुंचाएगा, इसलिए जो नर्व सेल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। कैसे होते हैं, वो लॉन्ग होते हैं। ये नर्व सेल्स क्या होंगे, क्या मेरे ये ब्रेन से पूरे टो तक को मैसेज पहुंचाते हैं, इसलिए जो इसके जो सेल्स होंगे वो लॉन्ग होंगे। फिर रही स्किन सेल्स एंड स्पर्म सेल्स, अपने अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग शेप को एक्वायर कर लेते हैं, मतलब इनके जैसे जैसे फंक्शंस होते हैं ये अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग ही अपने शेप्स को एक्वायर कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या, ये भी सेल ऑर्गेनेल्स है और ये किसके अंदर होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, और ये न्यूक्लियस के नियरेस्ट होता है। जैसे ये डायग्राम में ये क्या है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये किसके है, हमारी न्यूक्लियस के नियरेस्ट हैं। ये आपका ये जो ब्लू कलर्स के डायग्राम दिख रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये किसके नियरेस्ट है, न्यूक्लियस के नियरेस्ट हैं। तो ये जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, राइबोसोम्स अटैच होंगे। जैसे कि हमारा ये एंडोप्लाज्मिक देखिए इसमें डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है ये राइबोसोम्स है। तो ये कौन सा हमारा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, बिकॉज ऑफ इसमें क्या राइबोसोम्स अटैच है। और जिसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये 2 टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, स्मूथ एंड रफ। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है फैट बनाने में, और लीवर सेल्स में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये हेल्प टू फैट मॉलिक्यूल्स एंड लीवर सेल्स हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन। और जो फंक्शंस हैं, हेल्प करता है सिंथेसिस में, ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन एंड फैट, किसी चीज़ में बनाने और ट्रांसफर करने में हेल्प करता है फैट और प्रोटीन को। फिर नेक्स्ट इज गोल्जी एपरेटस। तो व्हाट इज गोल्जी एपरेटस, तो दिस इज द डायग्राम ऑफ गोल्जी एपरेटस। तो इस तरह से होता है, ट्यूब के फॉर्म है, ये किस फॉर्म में, ट्यूब के फॉर्म में है, और वैक्यूल्स भी होते हैं। मेन वर्क क्या होता है, एंजाइम्स और हार्मोन्स को बनाना और सिक्रीट करना, ये किसका वर्क होता है, गोल्जी एपरेटस का। फिर नेक्स्ट इज लाइजोसोम्स, ये हमारे हैं स्ट्रक्चर ऑफ लाइजोसोम्स। तो मेनली लाइजोसोम सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, जितना भी वेस्ट चीज़ें होती हैं हमारी, क्या जितनी भी वेस्ट चीज़ें होती हैं उसे डिस्पोज करता है, क्या कर देता है, उसे डिस्पोज कर देता है, वेस्ट डिस्पोज सिस्टम ऑफ सेल। तो देयर एंजाइम डिस्ट्रॉय एंड डाइजेस्ट फॉरेन सब्सटेंस अराउंड देम। मैनी डैमेज सेल्स आर रैपिडली डिस्ट्रॉयड एंड डैमेज्ड बाय देयर own lysosomes and hence their own suicide bags। मीन्स जितनी भी वेस्ट चीजें होती हैं उसको डिस्पोज कर देता है। मेनली ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल्स है सेल्स के अंदर, तो सेल्स को नीड नहीं है उस फॉरेन पार्टिकल्स की, तो लाइसोसोम्स क्या करेगा, उस फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। और कैसे करेगा, लाइसोसोम एक लाइसोसोम करेगा। तो लाइसोसोम क्या, एक डाइजेस्टिव एंजाइम से जो प्रोड्यूस होता है। तो कुछ सेल्स बेकार हो जाते हैं, जैसे फंक्शन उनके फंक्शन स्लो हो जाते हैं, तो लाइसोसोम्स इस सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए इसे सुसाइड बैग भी हम बोलते हैं। फिर नेक्स्ट इज सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स। तो ए सेंट्रोसोम्स इज फाउंड इन एनिमल सेल्स। A centrosomes contain 1 to 2 centrioles but absent in plant cell,
and initiates and regulates cell division. Means जो आपके सेंट्रोसोम्स कहाँ आपके प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में. इनका वर्क क्या होता है, सेल डिवीजन को इनिशिएट या रेगुलेट करता. मीन्स लाइफ जो हमारी लाइफ कैसे स्टार्ट होती है, सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, तो सेल डिवीजन होने लगते हैं. तो देन ये डिवीजन होता कैसे है, जब सेल्स का डिवीजन हुआ, जो डिवीजन को इनिशिएट और रेगुलेट करता है, तो ये कौन करता है, ये सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स करते हैं. फिर नेक्स्ट इज वैक्यूल्स. तो व्हाट इज वैक्यूल्स, तो प्लांट सेल्स हैव लार्जर वैक्यूल्स विच एनिमल सेल्स हैव फ्यू फेवर एंड स्मॉलर वंस. तो हेल्प इन स्टोरेज ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस, फूड, पिगमेंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट. तो ये क्या है हमारा, ये वैक्यूल्स हैं. तो ये एनिमल्स में जो हमारे वैक्यूल्स होते हैं, सॉरी प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो लार्जर होते हैं, और एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स क्या होते हैं, स्मॉलर्स होते हैं. तो वर्क क्या होता है हमारा वैक्यूल्स का, वर्क क्या होता है वैक्यूल्स का, ये इसमें क्या होते हैं, वाटर स्टोर होते हैं. क्या स्टोर होते हैं इस वैक्यूल्स में, वाटर. हेल्प इन स्टोरेज ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस. जो वाटर और अदर सब्सटेंस होते हैं वो स्टोर होते हैं, जैसे फूड हो गया, पिगमेंट्स हो गया एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स. फिर नेक्स्ट इज न्यूक्लियस. व्हाट इज न्यूक्लियस, तो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स, mostly spherical and dense, contain thread-like chromatin fibers which contain DNA. It removes the cell dyes, contain chromosomes which bear genes that control heredity character, play central role in cellular reproduction by which single cell division and form new cells. तो this is the diagram of nucleus. ये किसका डायग्राम है, हमारा न्यूक्लियस का डायग्राम है. तो व्हाट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन सेल्स. ये सेल्स के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. तो न्यूक्लियस के बिना सेल्स नहीं है, हर रह सकता है, इसके बिना सेल्स डाई हो जाएगा. क्या हो जाएगा, सेल्स डाई हो जाएंगे. न्यूक्लियस के बिना क्या हो जाएंगे, सेल्स डाई हो जाएंगे. और न्यूक्लियस को हम सेल्स का सोल्स भी बोलते हैं. तो क्रोमैटिड फाइबर्स होते हैं. जब सेल डिवीजन होता है तो ये क्रोमैटिन फाइबर्स क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इन्हें क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है. तो डीएनए क्या करता है, हेरिडिटी कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. तो सेल्स में डिवीजन का की रोल होता है वो न्यूक्लियस का होता है. जो सेल्स में डिवीजन होता है वो किसकी वजह से होता है, कौन करता है, वो न्यूक्लियस करता है. तो न्यूक्लियस के अपना एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जो सेल्स के सेल मेम्ब्रेन में होता है. ये सम ऑर्गेनिज्म लैक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन. से कुछ ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होंगे, तो एंड आर नोन एज प्रोकैरियोट. उसे क्या बोलेंगे हम, प्रोकैरियोट्स बोलेंगे. एंड वंस विथ सेल मेम्ब्रेन, और जिसमें सेल मेम्ब्रेन होंगे, आर नोन एज यूकैरियोट. उसे हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोट्स बोलेंगे. फिर नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स किस में हमारे पाए जाते हैं, प्लांट सेल्स में, और ये डिपेंड होते हैं कलर में. जैसे ल्यूकोप्लास्ट, दे आर कलरलेस. ये कैसे होंगे, कलरलेस होंगे. एंड स्टोर स्टार्च, क्या स्टोर करेंगे, स्टार्च. एग्जाम्पल सेल ऑफ पोटैटो हैव लॉट्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट. फिर नेक्स्ट क्रोमोप्लास्ट. इसमें ये वेरियस कलर्स होते हैं, येलो, ऑरेंज एंड रेड, एंड आर प्रेजेंट इन पेटल्स. किसमें प्रेजेंट होंगे, पेटल्स ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. फिर क्लोरोप्लास्ट आर ऑफ ग्रीन कलर एंड हैव क्लोरोफिल. एग्जाम्पल्स लीव्स. फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट राइबोसोम्स. व्हाट इज राइबोसोम्स, राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स कहाँ अटैच होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. मैंने जिसके पहले आपको बताया था, एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो राइबोसोम्स कहाँ अटैच होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच होते हैं. और राइबोसोम्स कुछ तो अटैच हो जाते हैं और कुछ फ्री होते हैं. तो मेन वर्क क्या होता है, मेनली राइबोसोम्स का वर्क होता है प्रोटीन सिंथेसिस
प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, और राइबोसोम्स को प्रोटीन का फैक्ट्री भी बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, वेरियस शेप बट यूजुअली सॉसेज लाइक, जिसके शेप होते हैं वो सॉसेज लाइक होते हैं, ये इस तरह। ये क्या है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। किसके अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका सेल्फ डीएनए होता है। क्या होता है, इसका खुद का डीएनए, तो ओन डीएनए कंटेनिंग सेवरल जीन्स एंड देयर ओन राइबोसोम्स। और क्या होता है, इसका खुद का भी राइबोसोम्स होता है। तो डीएनए का मेन वर्क क्या होता है, अभी हमने बताया था, हेरिडिटी कैरेक्टर ट्रांसफर करना, यहीं से होता है मेनली डीएनए। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स भी खुद के होते हैं। तो मेन फंक्शंस क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना। इसी सेल्स को पावर हाउस भी हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल्स, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। थैंक यू।